हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम करवाने वाले हैं भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो आज हम करवाने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 6 है हमारा। लेक्चर 6 बोल सकते हो या चैप्टर 6 बोल सकते हो। हमारी यूनिट 3 है जो वो स्टार्ट हो चुकी है भाई, पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये चैप्टर नंबर 6 है कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिसीजन क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले। तो वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ी मोड़ी चीजें आपको बता दूं। अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो नॉर्मली कि आई वांट टू बाय नोट्स या मुझे नोट्स खरीदने हैं, और आपको इजीली सामने से डिटेल्स आ जाएगी। मिनिमम अमाउंट देके नोट्स परचेज कर सकते हो भाई, और सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे उसमें A to Z। आपको सारे चैप्टर कवर्ड मिलेंगे, शॉर्ट रिवीजन मिलेगी, और आराम से आप उसको कवर्ड अप कर पाओगे, अच्छे एग्जाम में स्कोरिंग कर पाओगे। ठीक है भाई। तो आज हम करवाने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज में चैप्टर नंबर 6 है हमारा। जिनकी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है या एसएल के जितने भी 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं या जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो भाई उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिसीजन। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो भाई उसको नहीं समझ आएगा चैप्टर बिल्कुल भी। तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आओ। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में भाई? कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूं इसका प्लानिंग और डिसीजन पोर्शन। ठीक है, तो भाई इसीलिए कह रहा हूं कि प्रीवियस लेक्चर पढ़ लोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। अब उसके आगे जो ये पार्ट 2 बोल सकते हो उसका। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिसीजन कि किस तरह से जब हम कैपिटल की प्लानिंग करते हैं। मैंने उसमें थोड़ा मोड़ा बताया भी था कि जब हम कैपिटल की प्लानिंग करते हैं किस तरह से कैपिटल को एडजस्ट करा जाए बिजनेस में कि हमें प्रॉफिट हो। तो वो सारी चीजें वहां मैंने सिखाई थी। अब हम यहाँ पे डिसीजनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले मीनिंग लिखवाया था। मीनिंग है कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का मीनिंग जो है, पहले हम वो सीखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है। कहता है इट इन्वॉल्व्स मेकिंग, भाई उतारने का टाइम दूंगा, उतार लेना, आराम से उतार लेना। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और मार्क भी कराऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है इट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। पहली लाइन क्या कहा? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कंपनी कैपिटल, कह रहा है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कंपनी कैपिटल। कह रहा है कि जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है ना भाई, कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वो हमारा एक तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हेल्प करता है। दूसरी चीज ये होता है कि जो भी हम कंपोजिशन करते हैं, जो भी कंपनी है अपनी कैपिटल कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो कहाँ इन्वेस्ट करनी है, उसके लिए हमें एक राय देता है, गाइडेंस देता है कि हमें अपना पैसा किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर दो कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी, अब यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट है वो हर साल 50% होता है इसकी कैपिटल का, और यहाँ पर हर साल 70% प्रॉफिट होता है इसकी कैपिटल का। ठीक है, और यहाँ पे 50%। तो पैसा जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में तो वो यही देखता है कि किसका बिजनेस ज्यादा डेवलप है और किसका बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बी है हमारा, ये जो है बिजनेस अच्छे से डेवलप है ना, तो हम पैसा किस में इन्वेस्ट करेंगे? बी में। तो डिसीजन लेने में हेल्प कौन कर रहा है? यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर, हम कैपिटल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है स्पेशली मिक्स, देखो मैं वर्ड लाइन कर रहा हूँ, स्पेशली मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट्स। भाई ये वर्ड मार्क करके लिख लो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड आगे बहुत ही ज्यादा आने वाला है। ये वर्ड मैंने पिछली प्रीवियस लेक्चर में भी कराया था, नहीं देखा तो बार बार बोल रहा हूँ, पहले उसको देखिए वरना ये समझ नहीं आएगा। मैंने इसमें बताया था कि जो भी हमारे मिक्स इक्विटी शेयर्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं, हम उनसे पैसा कैसे निकालते हैं, कैसे उससे पैसा जनरेट करा जाता है। तो ये जो है कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में बताया था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो जिसने नहीं देखा हुआ इसीलिए कह रहा था वो देख लो। हम बात कर रहे हैं आगे हाउ टू इफेक्टिवली यूज सोर्स ऑफ
फंडिंग मीट द कंपनी, कह रहा है कि कंपनी को अपने फंडिंग सोर्स तक पहुंचाने के लिए, कंपनी को जो भी पैसा है वो अपना आगे रेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा, तो फंडिंग सोर्स जो है वो डिफाइन करने पड़ते हैं। और फंडिंग सोर्स में पहला फंडिंग सोर्स आता है आपका इक्विटी एंड डिबेंचर्स का। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा था, अभी लाइन लगवाइए, अभी लगवाइए जस्ट। तो इक्विटी और डिबेंचर्स जो होते हैं वो कैपिटल रेस करते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है। आगे लिखा है टू मीट द कंपनी इट इज ए क्रूशियल मैनेजमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कह रहा है भाई कि ये जो है एक क्रूशियल मैनेजमेंट है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये कौन सा मैनेजमेंट है भाई, क्रूशियल। क्रूशियल क्या होता है भैया ये बता दो पहले तो, क्रूशियल नहीं पता भाई। क्रूशियल मतलब होता है एक बहुत अच्छा तत्व है, ठीक है, जहां से आप एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करते हो, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर आपने बना रखा है तो उसमें एक अकाउंटेंट होता है, एक मैनेजर होता है जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, बैक एंड टीम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनको बोलते हैं क्रूशियल मैनेजमेंट, जो एक अच्छे ढंग से व्यवसायिक रूप से लोग जो है वो मैनेज करते हैं किसी भी कंपनी को या किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को, पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, तो ये हम डिसाइड करते हैं किसकी मदद से, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग लेके, ठीक है। समझ आ गया। तो भाई डेफिनेशन हो चुकी है आपकी क्लियर। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम क्लियर करेंगे क्या, प्लानिंग करेंगे भैया। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग होता है कोई भी आप काम करने जाओ उससे पहले प्लान करना होता है। एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में जाने से पहले जो समझदार बच्चे हैं वो पढ़ के जाते हैं, अपना पेन पेपर रबड़ पेंसिल शार्पनर जो है फुट्टा स्केल वो लेके जाते हैं, प्लानिंग करते हैं हमें क्या पढ़ना है। एग्जाम में अगर 10 दिन रह गए तो आप प्लानिंग करोगे नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। प्लानिंग मीन्स कि एग्जाम में अगर 10 दिन रह गए तो आपको अगर 15 यूनिट पढ़नी है तो आप पर डे की कम से कम 3-3 यूनिट पढ़ के चलो, 2.5 यूनिट पढ़ के चलो। हर रोज का एक शेड्यूल बना लो कि 2-2 घंटा मेरे को देना है इस बुक को, 2 घंटा इस बुक को, तभी आप 15 दिन में 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और जो नालायक बच्चा होता है वो भी प्लानिंग करता है, वो अपनी चिट्स बनाता है नकल करने के लिए, फर्रे बनाता है, प्लानिंग करता है कहां से आंसर ढूंढ सकता हूं, कहां मैं छुपा सकता हूं, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो भाई प्लानिंग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी के, चाहे बोल सकते हो रोल मॉडल में, या बोल सकते हो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, या बोल सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्लानिंग स्ट्रक्चर में पहला आता है असेसिंग फाइनेंशियल नीड्स। असेसिंग फाइनेंशियल नीड्स, पैसों की जरूरत जहां जहां पड़ेगी वो आपको देखने हैं सोर्स। कौन से मैंने बोला, पैसों की नीड जहां होगी वो सारे सोर्सेज आपको फाइंड करने हैं। वो क्या करने हैं, सोर्सेज फाइंड करने हैं, फाइंड द सोर्सेज, ठीक है भाई। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा असेसिंग फाइनेंशियल नीड्स क्या है, पैसा लगना कहाँ है, आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने बोला अभी एग्जांपल दिया आपको एक, मैं कि एग्जाम में जा रहा हूँ, एग्जाम का एग्जांपल दिया था। मैंने बोला कि मेरे को एग्जाम देना है अगर मान लो मैथ्स का, मुझे ये नहीं पता होगा एग्जाम किसका देना है, क्या मैं उसकी प्रिपरेशन कर पाऊंगा, या अगर मैं नालायक हूं तो मैं उसकी चिट्स बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। तो पहला चीज है फाइनेंशियल नीड से ढूंढना, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। जैसे एग्जाम है तो एग्जाम किस चीज का एग्जाम देना है, तो वो चीजों को आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखा है इवेल्युएटिंग रिस्क टॉलरेंस। देखो इवेल्युएटिंग इवोल्यूशन रिस्क टॉलरेंस, जो भी आपका रिस्क टॉलरेंस होता है वो बेसिकली 2 चीजों में आता है। एक तो आता है आपका डिवेंचर्स में, किसमें आता है भैया, डिवेंचर्स में। एक आता है आपका इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं और जो भी आपके डिवेंचर्स होंगे, जब तक उनकी मैक्सिमाइजेशन वेल्थ नहीं होगी तब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे और आप जो है रिस्क टॉलरेंस के अंदर ही बने रहोगे। तो ये प्लानिंग आपको करनी है कि जो डिवेंचर्स है और आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर है दोनों की ही मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए वेल्थ में, ठीक है। दोनों के शेयर्स जो है वो रेस करने चाहिए, कभी उनके शेयर्स का पैसा ना डूबे। पैसा उनका डूबेगा, अगर उनका पैसा डूबा तो कंपनी में पैसा लगा था इन्हीं लोगों का, पैसा अगर डूब गया तो आप पैसा उल्टा दे नहीं पाओगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी बाद में, ठीक है भाई। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड,
एनालाइजिंग मार्केट कंडीशन, आपको मार्केट कंडीशंस का पता होना चाहिए कि मार्केट कंडीशंस भी क्या होती है और मार्केट अभी इस टाइम पे क्या कह रहा है, मार्केट क्या कह रहा है वो भी आपको समझना है। ठीक है, मार्केट में हो सकता है इस समय बूम का पॉइंट आ गया, बूम आ रखा है, तो बूम आ रखा है तो सबके बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो जब आपको पता चलेगा मार्केट बूम पे है अभी, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन हाई करोगे। प्रोडक्शन इतना हाई करोगे कि ये कंज्यूमर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है भाई, तो कुछ भी बिक सकता है आपको, तो है ना। तो इसी जगह आपको मार्केट एनालाइज करना है, मार्केट के हालात क्या है। मार्केट में मान लो मंदड़िया आ रखा है, मंदी आ रखी है, तेजी आ रखी है, मंदी आ रखी है। मार्केट में अगर मंदी आई हुई है तो आप जितना भी बेटर प्रोडक्ट बना लो, उस प्रोडक्ट के जितने भी हाई प्राइसेस कर लो सोच के कि प्रोडक्ट मेरा बेस्ट है, तो वो बिकेगा नहीं, वो क्या होगा, बिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट एनालाइज नहीं करा आपने। मार्केट में क्या है, मार्केट में डाउनफॉल है। क्या है भाई, डाउनफॉल है। ठीक है स्टेप। और जब मार्केट इंक्रीज होगा, जब आपकी जो प्राइसिंग है वो हाई भी मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये मार्केट एनालाइज होता है। अगला है सिटिंग फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स को सिटिंग करना, उनकी ये देखना कौन सा गोल कब अचीव हो सकता है। आपको कैसे देखोगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा गोल कैसे अचीव होगा, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, हम यही तो पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है, डिसीजन कैसे करनी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो जब आपने प्लानिंग अच्छी करी है तो फाइनेंशियल गोल्स ऑलरेडी आपको प्राप्त हो जाएंगे भाई। इसके लिए अलग से आपको कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5 है बैलेंस डेब्ट एंड इक्विटी। बैलेंस डेब्ट्स एंड इक्विटी, जो भी आपके डेब्ट्स हैं या जो इक्विटी है उनको बैलेंस करके चलना है, उनको बराबर करके चलना है। आपने ये नहीं है कि आपने डिबेंचर्स ज्यादा ले लिए। डिबेंचर्स आपका जो है एसेट नहीं बढ़ाता है, डिबेंचर्स आपकी लायबिलिटी बढ़ाता है। डिबेंचर से आप बेच के लोन ले सकते हो, लोन चुकाना पड़ता है तो कंपनी की कैपिटल उससे कम होती है, और कंपनी की जब कैपिटल कम होती है तो उसको हम डेबिट साइड में नोट करते हैं। जब डेबिट साइड में कोई चीज नोट करी जाती है तो उसको बोलते हैं हम लॉस। क्या बोलते हैं भाई, लॉस। समझ गए। तो डिबेंचर्स आपकी कंपनी के लिए लॉस होते हैं। अगर डिबेंचर ज्यादा हुए तो लॉस ज्यादा होगा, अगर बाद में हो सकता है लॉस ज्यादा हो। इक्विटी जो है आप इसको लो, इक्विटी शेयर्स लो, इक्विटी लो, प्रेफरेंस लो, इसमें कोई लॉस नहीं होता। और दोनों को हो सके अगर आप दोनों कंसिडर कर रहे हो तो आपको जितने डिबेंचर्स रखने हैं उतने ही आपको इक्विटी रखने इज इक्वल टू में। समझ गए। दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी नहीं है। मान लो एक डिबेंचर हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दूं। अब आप बोलो कि भैया डिबेंचर्स की वैल्यू मान लो 200 रुपए है, एक डिबेंचर पड़ रहा है 200 रुपए का, एक इक्विटी पड़ रहा है 100 रुपए का। तो अगर हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, अगर हम 100 डिबेंचर्स ले लेते हैं और 100 इक्विटी ले लेते हैं मैंने क्या कहा, सॉरी आवाज खराब हो गई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 200 डिबेंचर्स लेने हैं, एक डिबेंचर की कीमत भी 200 रुपए, ठीक है। 100 इक्विटी लेने हैं, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और एक इक्विटी की कीमत 100 रुपए। तो मैंने बोला दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो बैलेंस में अगर मैं दोनों को ही 100 खरीद लूं, 100 खरीद लूं मैं डिबेंचर्स, 100 खरीद लूं मैं इक्विटी, तो क्या मेरा अमाउंट बैलेंस बराबर होगा? बैलेंस करके चलना है ना बराबर। तो बराबर है नहीं भाई। डिबेंचर्स अगर 200 रुपए के हैं तो 200 गुणा में 200 आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा कितना, 40,000। कितना आ जाएगा भाई, 40,000 आ जाएगा। सही में 40,000 आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगा कि आपका कितना अमाउंट आ जाएगा। तो भाई जिस बच्चे ने ऐसा सोच लिया था कि आपका अमाउंट जो है वो कितना आएगा, 40,000 आएगा, वो बिल्कुल करेक्ट है। देख लो, ठीक है भाई, 40,000 आ गया। अब अगर मैं 100 के हिसाब से इक्विटी खरीद रहा हूं तो कितना आएगा, 100 के हिसाब से आप अगर 100 इक्विटी लेते हो तो आपका अमाउंट बैठेगा 10,000। तो 10,000 रुपए के इक्विटी हो गए, 40,000 रुपए के डिबेंचर्स हो गए। तो क्या ये बराबर है? तो बैलेंस नहीं है ना ये, तो बैलेंस करके चलना है, इक्विटी को भी उसको भी, तो अमाउंट के हिसाब से भी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है एसेंशियल्स फैक्टर्स ऑफ साउंड कैपिटल मिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एसेंशियल्स फैक्टर ऑफ साउंड कैपिटल मिक्स। भाई साउंड कैपिटल क्या होती है? साउंड कैपिटल ना साइलेंट कैपिटल बोलते हैं दूसरी तरीके से।
साइलेंट कैपिटल मतलब जो ज्यादा शोर नहीं करती, कैपिटल तो रखी है, पैसा धन तो रखा है बिजनेस में, मगर वो दिख नहीं रहा है भाई, किसी को दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी गुल्लक में हो, ठीक है, या किसी घड़े में हो, या फिर बोल सकते हो वो जो पैसा है वो किसी बैंक में इन्वेस्ट हो, या फिर वो किसी बैंक में इन्वेस्ट तो है बट वो किसी भी लिक्विड फॉर्म में ना हो, अनलिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, कन्वर्टेबल ना हो अभी फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है मान लो सोना, गोल्ड, हमारा सोना चांदी, गोल्ड, मैंने गोल्ड के बिस्किट बना रखे हैं, बैंक में लॉकर में सेव करवा रखे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, पहली चीज तो कि वो साउंड कैपिटल हो जाएगा, मतलब कि ऐसा पैसा जो दिख नहीं रहा है, अभी कैश में नहीं है, हो जाएगा लिक्विड बट अभी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसेंशियल फीचर्स है साउंड कैपिटल के। तो वो है पहला तो बैलेंस, जो बैलेंस होता है, बैलेंस शीट होती है जब हम मैच करके चलते हैं, तो भाई दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, किसका, आपकी एसेट्स और आपकी लायबिलिटी का। जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, पैसा बैलेंस करके चल रहा है, तो आप जितना पैसा लगा रहे हो उतने का आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। कंज्यूमर का तो सिंपल सा मोटिव होता है, जो अगर हम 10 रुपए लगाएंगे तो 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो सेम वही चीज यहाँ पे होता है, बैलेंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा एसेंशियल फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो भी हमारे शेयर्स है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मान लो कभी कभार ऐसा हो गया कि डिबेंचर एकदम से ना भारी पड़ गए हमारे ऊपर, डिबेंचर्स के पैसे चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो डिबेंचर्स ऐसे होना कि डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट करा सको इक्विटी में, ट्रांसफर करा सको शेयर्स में, शेयर्स में ट्रांसफर करा के लोगों का पैसा तो चुका सको। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए भाई, कन्वर्टेबल जिसको बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में एकदम, ठीक है। आगे लिखा उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कोई भी चीजें आप यूज कर रहे हो, आपका बिजनेस अगर कोई भी चीजों को यूज कर रहा है, कैपिटल में तो सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है भाई। सबसे पहले आपको यही मैनेज करना पड़ेगा कि आपका जो कॉस्ट है, किसी भी चीज को अगर आप बना रहे हो, बेच रहे हो, खराब कर रहे हो, तो उसमें आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट अगर आपकी लगता है आपको कम आ रही है तो आपको क्या है फायदा, कॉस्ट अगर लगता है आपको चीज से ज्यादा कॉस्ट आप पे कर रहे हो तो कॉस्ट अगर ज्यादा है तो नुकसान। अब मान लो एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड है, जो एक कंपनी है, वो क्लफी की टी शर्टें बनाती है। क्या बनाती है भाई? टी शर्ट्स बनाती है। आपको मैं टी शर्ट बना के दिखाऊं, मेरे को बहुत अच्छी टी शर्ट बनानी आती है, मेरी ड्राइंग जो है ना भाई बहुत अच्छी है। ये टी शर्ट है क्लफी कंपनी की, क्लब टीस कंपनी की, जो मैंने पहन रखी है भाई। क्लब टीस मेरा ही ब्रांड है जिसको मैं आइकॉनिक बना रहा हूँ, मैं हर लेक्चर में बता दूं। तो भाई हम इसको आइकॉनिक बनाएंगे क्योंकि मैं हर एक लेक्चर में सेम टी शर्ट पहन के आने वाला हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने बोला क्लब टीस कंपनी की जो टी शर्ट है इसको आइकॉनिक बनाना है मेरे को, तो पहली चीज। तो दूसरी चीज मैंने देखा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी करना है। ये टी शर्ट जो है मिनिमम आपको मार्केट में 300 रुपए से 400 रुपए के बीच में मिल जाएगी नॉर्मल, 300 से 400, ज्यादा एवरेज है, बिल्कुल एवरेज टी शर्ट है बिल्कुल, ठीक है मेरी, 300 से 400 रुपए में मिल जाएगी, कहीं भी आप मार्केट में जाके खरीद लो मिल जाएगी क्लब टीस कंपनी। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट रखनी है। कॉस्ट जब ये बन रही है तो प्रोडक्शन में एक कॉस्ट में अगर 1000 रुपए लगा दोगे, बेचते टाइम 400 रुपए में बेच रहे हो तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो टी शर्ट है उसको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट में बनाना भी और बेचना भी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहलाती है। पॉइंट नंबर 4 आता है रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद आएगा अलाइनमेंट विद वर्क। भाई देखो दोनों सेम है, जब आपका रिस्क मैनेज होगा तब आप क्या करोगे, अपने काम को ज्यादा करोगे, ज्यादा काम करोगे तो गोल ज्यादा अचीव होगा। तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट और गोल अचीवर, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और गोल अचीवर, ठीक है। मैं कोई काम कर रहा हूँ, या मैं बोलूँ मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये सड़क है, ठीक है। मैं सड़क पे जा ही रहा था कि अचानक पता चला एक बहुत बड़े ट्रक है जो वो पलट गया, ट्रक जो है वो पलट गया, पूरे सड़क पे 3 ट्रक है वो पलटे पड़े हैं। तो अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ से जा ही नहीं पा रहा, तब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बगल वाली गली से घूम के जाना पड़ रहा है, ऐसे जाना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या रिस्क मैनेजमेंट, ये जो रिस्क है ना, अगर मैं ये मैनेज कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से छलांग मार के किसी तरह पार करके चला जाता हूँ, शॉर्टकट मिल जाएगा। नहीं तो मेरे को जाना पड़ेगा, ये 3 किलोमीटर और ये जो ये 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो। तो रिस्क मैनेजमेंट है। अगला है अलाइनमेंट विद गोल्स। आपके गोल की तरफ फोकस अगर आपका है ना तो आप आराम से कर लोगे। आप ये नहीं देखोगे कहीं ना कहीं से थोड़ी मोटी जगह तो आपको मिल ही जाएगी, आप पार कर लोगे, ठीक है। तो आपका जो अलाइनमेंट है वो गोल फोकस होना चाहिए, ठीक है। सारा क्लियर है, सारे टॉपिक्स क्लियर है। ये वाले हमने पढ़ लिया यहाँ पे प्लानिंग और पढ़ लिया नीचे एसेंशियल फीचर्स, ठीक है।
अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं भाई। हाँ भाई, तो फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में हम आ गए। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले पहला फैक्टर। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा बिजनेस रिस्क का। कौन सा फैक्टर भाई? भैया बिजनेस रिस्क फैक्टर है। बिजनेस में रिस्क तो होता है, कैसे? अब आपका बिजनेस स्मॉल साइज का है तो आपका रिस्क कैसा होगा? स्मॉल होगा। रिस्क बड़ा कब होगा? जब आपका बिजनेस जो है बड़े साइज का है, बिग बुल है, ठीक है, आप बिग बुल हो मार्केट के, तो आपका रिस्क भी बड़ा होगा। रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो क्या है? बिजनेस है। तो भाई बिजनेस जो है छोटा हो या बड़ा, रिस्क तो होता है, ठीक है। छोटा है तो छोटा रिस्क, बड़ा है तो बड़ा रिस्क। और बिजनेस से रिस्क जो है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से ही आता है और उसी की वजह से खत्म होता है। पैसा जो है ना हर समस्या को खत्म करने का कारण हो सकता है, और हर समस्या को बढ़ाने का कारण भी पैसा होता है। कैसे भैया? दो बंदों में लड़ाई हो गई, रामू और पप्पू में, 5 रुपए के लिए खून खराब होने वाला है, बस 5 रुपए के लिए। रामू ने बोला परसों तूने 5 रुपए लिए थे वो दे दे। शामू बोल रहा है, पप्पू बोल रहा है सॉरी मैंने तेरे को लौटा दिए थे, तेरे को याद नहीं है, तेरी याददाश्त खो गई। अगर तीसरा बंदा आके इन दोनों की लड़ाई सुलझाना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो अपने पास से 5 रुपए उसको दे देगा, या फिर वो भी अगर इन्हीं की तरह है तो बोलेगा लड़ने दे, मरने दे, तमाशा देखने दे, वीडियो बनाएगा, आईफोन निकाल लेगा अपना, बोलेगा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगा, व्यूज कमाऊंगा। वो इनकी वीडियो बना रहा है और ये मारे जा रहे एक दूसरे मुक्के मुक्के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? 5 रुपए अगर वो दे देगा तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो भाई कोई भी बिजनेस जो है वो कैपिटल पे टिका होता है, और कैपिटल अगर कम ज्यादा है तो भी रिस्क कम ज्यादा होगा, और कैपिटल नहीं है तो भी बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा। कैपिटल ज्यादा आ जाए तो भी रिस्क होता है, ठीक है। अगला आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम ये देखेंगे कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम तगड़ा रखते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ना वो अपने आप डेवलप होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपका अपने आप डेवलप होगा, कोई जरूरत नहीं है किसी को बाहर से हायर करने की। आपके जो मैनेजर है, आपका जो बैकएंड स्टाफ है ना भाई, वो ही आपका क्या है? फाइनेंशियल रिस्क जो है वो खत्म कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है वो आप जान लोगे। आगे बात कर रहे हैं मार्केट कंडीशन की। मार्केट कंडीशन क्या होती है? तो मार्केट कंडीशन एक जगह और मैंने आपको बताया था, ये रहा, एनालाइजिंग मार्केट कंडीशन। बूम और पीक वाला एग्जांपल देंगे। जब आपकी मार्केट में बूम है आपको पता करना है, आपकी मार्केट में पीक है, आपकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है किसी चीज की, कोई चीज बिक के राजी नहीं है। मैंने टी शर्ट प्रोड्यूस कर दी, लोग नंगे पूछे घूम रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं बिना टी शर्ट के, बिना कपड़ों के। तो भाई इसके लिए मार्केट में जब डिमांड ही नहीं है ना तो फिर हम उस चीज को नहीं बेच सकते। तो मार्केट कंडीशन जो है ना वो आपको मेंटेन करके चलना है, मार्केट कंडीशन भी आपको देख के चलना है, ठीक है। अगला है हमारा टैक्स कंसिडरेशन। टैक्स कंसिडरेशन, कभी भी पैसा कहीं भी लगाते हो तो ब्याज पे पैसा देती है कंपनी। कंपनी बोलती है अगर तेरे को पैसा चाहिए ना तो मैं ब्याज पे देने को तैयार हूँ, टैक्स लगाऊंगी उसके ऊपर, ठीक है। और ऐसे ही सरकार करती है। सरकार अगर मान लो कोई भी आप चीज बेच रहे हो तो भी टैक्स लेगी, आप चीजें प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपसे टैक्स वसूल करेगी, और जब वो टैक्स वसूलती है उसको टैक्स कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक कैपिटल रिस्क में ही आता है फैक्टर में, अदर में भी कंसीडर कर सकते हैं काफी बार, और काफी बार इसमें ही इंक्लूड हो जाता है। आगे है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस। कैपिटल स्ट्रक्चर तगड़ा है ना तो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, भाई क्या बोल दिए, कौन सा नया तीर ले आए, पोटेंशियल इन्वेस्टर नहीं पता। तो भाई पोटेंशियल इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर समझो जो आपकी घर में बनने वाली खीरों को झांकता रहता है, खीर को झांकता है, जैसे पड़ोसी के बच्चे, ठीक है। आपके घर में क्या पक रहा है, जैसे ही पक जाएगा वो आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है हमारा एक पोटेंशियल इन्वेस्टर जो उस घर में बनने वाली खीर को झांकता रहता है। कैपिटल जब हमारी खीर बन जाएगी, जब हमारा पैसा दुगना हो जाएगा तब वो आ जाएंगे इन्वेस्ट करने, बोलेंगे भैया अब हमें इन्वेस्ट करना है आपकी कंपनी के साथ, हमें क्या करना है? कोलैब करना है। क्या करना है? कोलैब करना है। मेरे साथ भी आएंगे, हो सकता है अभी नहीं आ रहे, कहीं मेरी वीडियो इक्का दुक्का कोई देख रहा है जो बड़ा यूट्यूबर, तो वो देखेगा वीडियो अच्छी बना रहा है, कंटेंट वैल्यूएबल है, तो आ जाएगा भाई इन्वेस्ट करने। जिस टाइम पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं आया, ठीक है, जिस टाइम पे बन जाओगे उस टाइम पे आ जाएगा। तो पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन इसको कहते हैं, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हाँ जी, आगे हम बात करने वाले प्रोबेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर
ईबीआईटी और ईपीएस एनालाइज, ठीक है, ईबीआईटी और ईपीएस एनालाइज। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईबीआईटी क्या होता है। तो ईबीआईटी और ईपीएस मतलब होता है, ईपीएस तो होता है अर्निंग पर शेयर। भाई ये मैं सर्कल लगा दूं ताकि आप लोगों को ये साफ डिफाइन हो जाए। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, और ईबीआईटी क्या होता है ये भी बता दो भैया। तो ईबीआईटी है अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। ये लगा दिया जी। आप बोल रहे थे ना कि मार्क लगा दो, भाई मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जो अर्निंग हो रहा है उसको अर्निंग पर शेयर। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर मतलब पैसा कमा रहे हो पहले, किसके लगने से पहले, टैक्स और इंटरेस्ट लगने से पहले जो पैसा कमा रहे हो वो ईबीआईटी है, और जो पैसा हम अर्निंग पर शेयर पे देते हैं वो ईपीएस कहलाता है, ठीक है। तो इसका अंदर हम एनालाइज क्या करने वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में इसका रोल क्या है वो तो समझा रहे भाई। शेयर्स की बात अभी पहले भी करी थी, जिसमें मैंने बताया था आपका कहाँ गया, इक्विटी एंड डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ भी करेंगे। कह रहा है ईबीआईटी इज द फाइनेंशियल टूल, फाइनेंशियल टूल मीन्स आपका एक ऐसा हथियार है जहां पर पैसों को संभाल के रखा जाता है। आगे लिखा है दैट हेल्प्स कंपनी एक्सेस हाउ डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी किस तरह से अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीकों से बढ़ा सकती है, तो वो हम पढ़ते हैं अर्निंग पर शेयर में, और ईबीआईटी में अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट में, ठीक है। कंपनी अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को या फाइनेंशियल इनकम को किस किस सोर्सेज से इंक्रीज कर सकती है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। आगे लिखा है अफेक्ट देयर, और इससे अफेक्ट क्या होता है, ईपीएस और ईबीआईटी, ठीक है। एट वेरियस लेवल, एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पे। समझ आ गया जी? हाँ भाई समझ आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर में ईबीआईटी और ईपीएस होता क्या है। तो ईबीएस ईपीआईटी, सॉरी मैंने आगे पीछे बोल दिया, तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिक्विडिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर बता दो। लिक्विडिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी आप समझो, लिक्विडिटी बच्चों क्या होता है, पहले आप ये समझो। लिक्विड क्या होता है, पानी, पानी क्या होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। तो इसी तरह से पानी को जिसमें मैं डालूंगा पानी का रंग उसी की तरह हो जाता है, शेप भी उसी की तरह हो जाती है। मैंने टूटी से पानी भरा, मैंने इसमें पानी डाला, पानी का रंग, पानी का जो कलर है वो तो चेंज नहीं होगा, हालांकि कलर भी चेंज होता है। बाकी बाल्टी के कलर से, अगर बाल्टी पीली है तो पीला दिखेगा। पानी के शेप की बात कर रहे हैं, पानी का शेप कैसा होता है, लिक्विड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो चेंज होता रहता है भाई, 2 मिनट नहीं लगता, चेंज होता है, लिक्विड है वो। तो पानी को अगर मैं गिलास में डालूंगा तो गिलास के शेप में हो जाएगा। पानी को अगर मैं इस कटोरे में डालूंगा, कटोरा एक थाली लेके, तो फैल जाएगा। उसी पानी को अगर मैं टंकी या ड्रम या टब या बाल्टी में डालूंगा, बड़ी बाल्टी में, तो वो और ज्यादा फैल जाएगा। तो पानी क्या लिक्विड है, जिसमें डालो उसका रंग ले लेगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा, ठीक है भाई। तो लिक्विड भी वही होता है कि जिसमें भी मिला दो ना वो उस जैसा कैश बना देगा। कोई भी ऐसी चीज जिसको भी लिक्विड करना चाहो, यूं लिक्विड दो और पैसा आ जाएगा हाथ में, मतलब वो बेच सको। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप बेच सको और बेच के तुरंत पैसा ले सको, वो होता है हमारा लिक्विडिटी। समझ आ गया? जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे गोल्ड है, सोना, सोने को सुनार पे देने जाओ अभी 1 तोला 2 तोला, तुरंत आपको निकाल के 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए दे देगा कि लो भाई तुम्हारा कैश, ठीक है। क्या रहा लिक्विड एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में कैश फ्लो एनालाइज। अभी देखो कैश फ्लो एनालाइज एक टॉपिक आया जो कि अकाउंटिंग में आपने बहुत बार पढ़ा हुआ यार, ठीक है। कैश फ्लो एनालाइज आगे लिखा इसमें, इट रिफर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एबिलिटी। कह रहा है कि ये कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन है और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है। एक छोटे समय के लिए पैसा जब हम कैश में ट्रांसफर कर लेते हैं, लिक्विड करवा लेते हैं, तो वो छोटे समय के लिए हो जाता है। कैसे, एग्जांपल दो जल्दी से। तो एग्जांपल देते हैं, मैं गया बैंक में चोरी करने, डाका डालने, बैंक में बैठी थी कटरीना कैफ, बैंक में कौन बैठा था, कटरीना कैफ। तो मैं चोरी करने गया था, मैंने चोरी नहीं करी, कैटरीना कैफ को देख के मैं उस समय पिघल गया थोड़ा। तो कैटरीना को देख के, कैटरीना ऐसी लग रही थी मेरे को उस समय, ये कैटरीना है, ठीक है। तो कैटरीना कैफ को देख के भाई मैं पिघल गया, और जब मैं पिघल गया तो मैं जो चोरी करने गया था मेरा इरादा चेंज हो गया, और मैंने क्या करा, अब मेरे बैंक के अंदर सोना पड़ा था,
मैंने सोना निकलवा लिया, सोने का कैश करवा लिया, सोने का कैश करवा के मैं अपने बैंक से घर ले आया चुपचाप, मैं पिघल गया। मैंने सोचा उसको दिखाऊं तो कितना कैश है मेरे पास, सोना कितना है, तो मैंने ना सोना निकलवा लिया। अब जो सोना निकलवा लिया ना, जैसे मैंने सोना निकलवाया, कैश में कन्वर्ट कराया, बाहर निकल गया, लूट रहे मेरे को, लूट के ले गए, लुटेरे लूट के ले गए। शॉर्ट टर्म कैपिटल थी भाई वो, और अगर मैं कहीं खर्च भी करता ना उस पैसे को, 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो अगर आपने सोना बनवा रखा तो वो लंबे समय के लिए एसेट है। जैसे आपने उसको लिक्विड करा लिया, वो शॉर्ट टर्म एसेट हो गई। पैसा शॉर्ट टर्म एसेट में गिना जाता है, पैसा चुटकियों में खर्च होता है, पता नहीं चलता। अभी आप 500 का नोट जेब में रखे हो, कितनी देर रखोगे उसको ना, 2 मिनट लगेगी देर में, शाम तक वो टूट के 1000 500 से ना वो 50 रुपए बच जाएंगे आपके हाथ में, पता नहीं चलेगा कहाँ खर्च हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है शॉर्ट टर्म एक फाइनेंशियल एसेट होती है, ठीक है। आगे बोला है इट इंपॉर्टेंट टू एनालाइज हाउ टू चूज मिक्स ऑफ डिवेंचर्स एंड इक्विटी इम्पैक्ट ऑन द कैश फ्लो। कह रहा है कि ये हमें ये सिखाता है कि किस पे कैसा इफेक्ट डालता है कैश फ्लो। तो अगर मान लो आपका कोई भी डिवेंचर है या कोई भी इक्विटी है, तो उस पे अलग अलग तरह के इम्पैक्ट डालता है शॉर्ट पीरियड में कैश फ्लो, ठीक है। आगे बोला उसके बाद पॉइंट नंबर लास्ट है एक्सेसिव प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे इसको, प्रोनाउंसिएशन तो कर ले, हाँ हम इसको बोलेंगे भाई एक्सेसिव कैश फ्लो यूज फॉर द लीड डेब्ट्स, कैश फ्लो यूज फॉर द लीड डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट मस्ट बी मेड एट ए टाइम। क्या है, जब हमने कोई भी डिबेंचर्स इशू करते हैं, कोई भी डिबेंचर्स हम खरीदते हैं, तो उसके टाइम पे हमें कुछ इंटरेस्ट जो है, वो ब्याज जो है वो पे करना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, कुछ रिपेबल भी करने पड़ते हैं, ठीक है, रीपेमेंट कभी कभी। तो वो जो हम टाइम, उस टाइम पे जो हम कैश से अपने डिबेंचर का पैसा चुका रहे हैं, वो सारा का सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया जाता है, और ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी एंड कैपिटल स्टेक्स, ठीक है, समझ आ गया। तो भाई इसी तरह आपका पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर ही क्लोज होता है। चैप्टर नंबर आपका 6 जो है कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिसीजनिंग या डिसीजन आपका कंप्लीट होता है। अगर अब किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, और अगर किसी को नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नोट्स वगैरह बाय करने के लिए भाई कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, और सारे नोट्स मिलेंगे, चैप्टर सारे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम में नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम में अगर आप कर सकते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। मिनिमम अमाउंट देके व्हाट्सएप पे मैसेज करो और नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ समझ आया नहीं आया, जैसा लगा आपको कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। हाँ मैं जानता हूँ मैंने उतारने का टाइम नहीं दिया, लो जी अब उतार लेना, बस मैं जाने वाला हूँ, मैं जाऊंगा, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।